नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात करेंगे जाति जनगणना की। देश की सियासत में मंडल दौर की वापसी के संकेत दिखने लगे हैं। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष मंडल राजनीति के बदले स्वरूप में अपना दबदबा बनाने के लिए एक के बाद एक सियासी दांव चल रहे हैं। कई क्षेत्रीय विपक्षी दल जातीय जनगणना करने और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का दबाव बनाकर पिछड़ों की राजनीति में दबदबा बनाने में जुट गए हैं। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने 90 के दशक में मंडल के दौर में अपनी स्थिति मजबूत की थी। दूसरी तरफ बीजेपी की अगुवाई में इसे काउंटर करने की कोशिश भी उसी तत्परता से की जा रही है। पहले नीट की परीक्षा में ओबीसी को लंबित आरक्षण दिया और अब केंद्र सरकार ओबीसी के मसले पर एक और बड़ा फैसला ले रही है। वह इसके लिए संविधान में संशोधन करने की तैयारी में है। संविधान में संशोधन कर ओबीसी जातियों की पहचान के लिए राज्यों को अधिकार दिया जाएगा। मौजूदा मॉनसून सत्र में ही सरकार इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। देश की बदली सामाजिक सूरत में नया मंडल, जी हां, मंडल का नया दौर क्या उतना ही प्रभावी होगा जितना 90 के दशक में था? इस पर भी अभी भी संदेह बना हुआ है। जातीय जनगणना की मांग के पीछे क्षेत्रीय विपक्षी दलों का तर्क है कि ओबीसी को आबादी में उनके अनुपात के हिसाब से ही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू होने के बाद से ओबीसी की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण उनको मिलता है। दरअसल ये हो हंगामा इसलिए भी हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2014 के बाद नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग की और ओबीसी को अपना सबसे मजबूत वोट बैंक बनाया है। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ पिछड़ी जातियों के लिए एक के बाद एक कदम उठाकर उनके बीच मजबूत पैंठ भी बनाई है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। बीजेपी को विरोधी शहरी या सवर्णों की पार्टी का टैग देते थे और इसे पार्टी को जनाधार बढ़ाने की दिक्कत होती थी। ओबीसी को साथ करने की मुहिम से इसमें बड़ा बदलाव आया है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी के लिए चुनौती और बड़ी थी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मायावती और अखिलेश यादव जैसे नेता पहले ही इनके बीच अपनी पकड़ बना चुके थे, लेकिन बीजेपी ने इनका प्रभुत्व तोड़ने के लिए अपनी सोशल इंजीनियरिंग की। बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में ओबीसी तबके के समर्थन से 2014 और 2019 के आम चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। विधानसभा चुनावों में भी अपना विस्तार किया, लेकिन इसके साथ ही उसे सवर्ण तबके का भी बड़ा समर्थन हासिल था। इसका भी बीजेपी के उबार में बड़ा योगदान था। बताया ये भी जाता है कि ऐसे में बीजेपी अभी सामाजिक रूप से किसी तरह के बदलाव का जोखिम लेने से बचना चाहेगी। विपक्षी दलों को इसी कश्मकश में मौका दिख गया है और वे पिछड़ों की राजनीति को फिर से उभारने में लगे हुए हैं। अब सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना से किसे फायदा होगा, किसे इसका फायदा मिलेगा और क्या देश में फिर 90 की सियासत का दौर आने वाला है? क्या फिर पिछड़ों को ढाल बनाकर सियासी दांव खेलने की कोशिश हो रही है? क्या जाति के दांव के 2024 का चुनाव इसी के दम पर पार्टियां लड़ेगी? जाति आपको अच्छी तरह मालूम, हम तो बराबर कह रहे हैं और पहले भी कह चुके हैं। जो जातिगत जनगणना की बात की गई और 2019 में पास हुआ सर्वसम्मति से और विधानसभा में 2020 में भी हुआ, उस दिन 19 में तो विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह हुआ, ये सब वहाँ भेजा गया और इसके बारे में हम लोग बातचीत करते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो विपक्ष की तरफ से एक सुझाव आया कि सब लोगों को मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और ये कहना चाहिए, तो हमसे मिले। हमने कहा कि नहीं, ठीक है, इसके लिए हम लोग करें। सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। आपने देखा होगा कि भाई सब लोगों ने मांग की थी
तो भाई समय लेकर के इस काम को कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। जी हाँ, तो एक बार फिर से जाति जनगणना का जिन भार आ गया है और अब जेडीयू के सांसद को सामने आकर ये कहना पड़ा कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी तो जेडीयू की सरकार यानी कि बिहार की सरकार, जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार बिहार में जाति जनगणना कराएगी। इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर नवल किशोर यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है आरजेडी के। अर्जुन देशप्रेमी जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है जेडीयू के। साथ ही अनंत अमित जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अर्जुन देशप्रेमी जी आपसे है। सर, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो बिहार सरकार को आगे आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, और कितनी जरूरी है आप इसे समझते हैं? अब समाज में आप बहुत ज्यादा असंतुलन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई पीछे छूट गया है तो उसको आगे लाना चाहिए और आगे लाने का काम सरकारों का होता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखें तो हम उसके पक्षधर हैं कि सामाजिक समरसता कायम हो, सबका विकास हो। तो इसके तहत यदि जातीय जनगणना हो जाती है तो उसमें हमको एक डाटा मिलता है कि किस वर्ग का, किस जाति के कितने लोग हैं और कितने उसमें पिछड़े हुए हैं, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या किसकी शैक्षणिक स्थिति है। तो इन सब चीजों का जब डाटा हमारे पास होगा तो हम बेहतर तरीके से नीतियां बना सकते हैं, हम उससे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका कर सकते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना करते ही हैं, तो जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना आप कर सकते हैं तो फिर ओबीसी की या दूसरी जातियों की जनगणना में बुराई क्या है? ठीक है, कोई चीज है नहीं। ठीक है। अनंत अमित जी, क्या बुराई है सर? अभी आपने सुना होगा अर्जुन देशप्रेमी जी का कहना है कि जब हम तमाम और जातियों की जनगणना करते हैं और जातिगत आधार पर अगर जनगणना होगी तो इसमें बुराई क्या है? केंद्र सरकार क्यों नहीं चाहती? हमारी पार्टी ये चाहती है और देश के लोग भी ये चाहते हैं कि जो जनगणना हो उस जाति आधार पे ना हो, वो गरीबों के आधार पे हो, जिससे कि देश का विकास हो सके। पूरे देश का लक्ष्य है कि देश का विकास कैसे हो। आपको भी मालूम होगा, पूरी देश की जनता जानती है, 1931 के बाद आज तक कोई भी जातीय जनगणना नहीं हुई है। इतने वर्षों के बाद भी अगर जनगणना नहीं हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है नेहा जी कि जिस तरीके से देश हमारा विकास कर रहा है, आपने देखा हो कि 2011 में जनगणना हुई थी, उससे बहुत सारी त्रुटियां पाई गई। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हमारी पार्टी का एक लक्ष्य है कि किस तरीके से देश के गरीबों को मेन स्ट्रीम में लाना है, चाहे वो किसान की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे वो गरीबों के विकास करने की, उसके मकान का काम हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो। तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि देश को जात पात से ऊपर उठकर किस तरीके से गरीबों को मुख्य धारा में लाया जाए, देश का विकास कैसे हो। हमारा लक्ष्य ये है कि देश को विकासशील कैसे बनाया जाए, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। जहां तक जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, चाहे बिहार में हो चाहे दूसरे प्रदेशों में भी हो, तो वो सारे लोग समझ रहे हैं कि वास्तविकता उनका लक्ष्य क्या है। वो जातीय आधार पे देश की जनता को बांटने के लिए और विकास कैसे अवरुद्ध हो, कुछ लोग ऐसे भी लोग लगे हुए हैं। हमारा एक लक्ष्य है कि देश का विकास कैसे हो। नहीं, आप ये कह रहे देश का विकास कैसे हो, यानी कि जेडीयू नहीं चाहती कि बिहार का विकास हो? क्या मैंने क्या निकालूं मैं इसका? है उसी एजेंडा पे जेडीयू भी बिहार में काम कर रही है, हमारी संयुक्त सरकार है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि वहाँ के किसानों की आय दोगुनी हो, माननीय नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं। जातिगत जनगणना की बात करिए ना। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। तो हमारा लक्ष्य है कि विकास कैसे हो। हम विकास को मुख्य मुद्दा बनाकर हम देश में और प्रदेश में जहां भी हमारी सरकार है, चाहे अलायंस की सरकार है, हमारा एक लक्ष्य है कि विकास कैसे हो। ठीक है।
आपसे जानना चाहूंगी नवल जी, अभी आपने बीजेपी को भी सुना। बीजेपी अभी सामाजिक रूप से किसी भी तरह के बदलाव का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि 2014 में 2019 में एक तरफा सवर्णों का वोट मिला है। और ऐसे में क्या आरजेडी भी समर्थन में है जेडीयू के या फिर नहीं बीजेपी के साथ? देखिए, जातीय जनगणना की बात कोई आज से नहीं हो रही है। आप देखेंगे 3 महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। बिहार के संदर्भ में मुंगेरी लाल का रिपोर्ट है और काका कालेलकर और मंडल कमीशन केंद्रीय आधार पे है। तीनों रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो जातीय जनगणना है या जातीय की जो स्थिति है उसका आधार हम ले रहे हैं 1931 के जातीय जनगणना के आधार पे। आपको मालूम होगा कि जो पहला फुल फ्लेज जो जनगणना हुआ था 1931 में हुआ था। इस देश को उसके आधार पे यह मालूम है कि किसकी संख्या कितनी है। अब सवाल ये उठता है कि स्वतंत्रता किसे मालूम है किसकी जनसंख्या कितनी है, एक बार फिर बताइए। सबको मालूम है 1931 के आधार पे कि अंदाजन कितनी जनसंख्या किसकी है। इस चीज का बात तीनों रिपोर्ट में कही गई है, आप पढ़ सकते हैं। कालेलकर रिपोर्ट में भी कही गई है, मंडल कमीशन रिपोर्ट में भी कही है, मुंगेरी लाल जो रिपोर्ट जो बिहार में उसमें भी कही गई है। उसमें ये भी कहा गया है कि हम ये प्राकल्पिक आधार पे ये बातें कह रहे हैं कि 52% ओबीसी होंगे, लेकिन चूंकि 50% का कैप है इसलिए 27% हम रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जातीय जनगणना है, जाति तो भारत के समाज की सच्चाई है, इससे कोई इनकार कर सकता है कि भाजपा इनकार कर सकती है। और नवल जी जब सब जानते हैं देश की जनसंख्या कितनी है और जातिगत जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी संख्या आपको पता है, तो फिर आखिर जातिगत जनगणना करवाने की क्यों आप जरूरत समझती हैं और इसका क्या फायदा होगा? इसलिए फायदा होगा कि 1931 और 2021 में फर्क है। हर 10 साल के बाद जनगणना जब होती है और उसमें सारे मुद्दों पर अगर गणना की जा रही है, हर चीज की गिनती की जा रही है। जो आरक्षित वर्ग है SC ST उनकी गणना की जा रही है, धार्मिक आधार पर लोगों की गणना की जा रही है। केवल ओबीसी जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुसंख्यक है, उसकी गिनती न करने के पीछे क्या कारण है? ठीक है सर, ठीक है। अर्जुन देश प्रेमी जी, क्या वाकई आपको लगता है कि जातिगत जनगणना से फायदा होगा? अगर हाँ तो क्या फायदा होगा? किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, जैसे कि बात हो रही है कि बहुत पहले जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, तब से अब तक बहुत बदलाव आ चुका है। और आज की तारीख में अगर हम पिछले आंकड़ों को लेकर ही चलते रहें, उसी के आधार पे आकलन करते रहें, तो संभव है कि हम सही आंकड़ों के आधार पर सही चीजें सामने न रख सकें, सही तरीके से हम उस वर्ग को लाभ न दे सकें। उनमें शैक्षणिक योग्यता से लेकर, आर्थिक आधार से लेकर, उनकी जो सामाजिक पहचान है उससे लेकर, नौकरियों से लेकर, उनकी जो संख्या है उसमें तब्दीली आई है। तो अगर हम उसी समय से 1931 90 साल पुरानी जो फिगर है उस पुराने फिगर के आधार से हम चीजें करें, या हम एक बार फिर से जनगणना कराकर जान लें। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ जातियां एक सच्चाई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे सेंट्रल इंडिया हो, चाहे वेस्टर्न इंडिया हो, सब जगह जाति जो है एक बहुत बड़ी सच्चाई। लेकिन इसमें सियासत भी की जाती है, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं, आप देखिए ना, खुद मीडिया जो है जब भी चुनाव आता है तो मीडिया खुद ही कहने लगता है कि इस क्षेत्र में, इस राज्य में इतने % इस जाति का है, इतना % इस जाति का है। और पूरा चुनाव एक तरह से लगता है कि जैसे जातीय आधार पर ही चुनाव हो रहा है। मीडिया एक बार भी ये तो नहीं, मीडिया को छोड़ दीजिए, हम तो राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल आप ही की बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से मीडिया भी इस चीज को हाईलाइट करता है और पॉलिटिकल पार्टी भी इस चीज को देखती है। तो जाति जो है वो एक सच्चाई है और जो सच है उसको स्वीकारने में तो यानी कि मैं ये कहूँ कि पिछड़ों को ढाल बनाकर सियासी दांव खेलने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा? नहीं, ढाल तो तब बनाई जाए ना। ढाल तो सवाल तब आता है जब सच्चाई न हो। जो सच्चाई है उसको, मतलब सच्चाई को प्रमाण की क्या जरूरत है? जो सच है वो सच है, उनकी संख्या पता चल जाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अनंत अमित जी, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? जेडीयू चाहती है, आरजेडी चाहती है, आपकी सहयोगी पार्टी चाहती है, लेकिन आप नहीं चाहते, क्यों? नहीं, मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी ने भी हमारे साथ मिलकर
प्रस्ताव पारित किया था बिहार विधानसभा में। दो बार। बीजेपी ने खुद जब प्रस्ताव दो बार पास किया। मैं तो सर पूरे देश की बात कर रही हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। जब प्रधानमंत्री से इस मर्तबा बातचीत की जाती है और एक ज्ञापन सौंपा जाता है और एक पत्र लिखा जाता है नीतीश कुमार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सांसद जाके अमित शाह से मुलाकात करते हैं, इस संबंध में बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ आगे ठोस रणनीति निकल के सामने नहीं आती बीजेपी की तरफ से। अनंत अमित जी क्यों प्रस्ताव के पक्ष में रहती है, तो उसमें हम कैसे कहूँ कि नहीं इसका विरोध हुआ? विरोध में सब चाहते हैं कि जनगणना हो। ठीक। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा था कि जातिगत आधार पे जनगणना करने से देश का ताना बाना बिगड़ सकता है। नहीं, आप मुझे बताइए, बीजेपी चाहती है देश में जातिगत जनगणना हो या नहीं? पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, हम जनगणना के पक्षधर हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रही हूँ सर मैं। जनगणना जो हो गरीबी रेखा के आधार पर हो, जिससे कि गरीबों का विकास हो सके। देखिए, 2011 के आधार पे ही हमारी जो सरकार काम कर रही है, 2014 से 7 वर्षों में आपने विगत 7 वर्षों में देखा होगा कि उस जनगणना के आधार पे चाहे वो गरीबों को मकान देने का काम हो, गैस सिलेंडर देने का काम हो, हम उसी आधार पे, उसी 2011 के जनगणना के आधार पे ही हम काम कर रहे हैं। और जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनके विकास के लिए सरकार निरंतर संकल्पबद्ध है तो उनको कैसे उनका विकास हो सके। नवल जी, मैं आऊंगी आपके पास। अर्जुन जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। नवल जी, मैं देती हूँ, आपको टाइम दूंगी। नहीं, वो बिल्कुल बात सही है। एक तो आर्थिक आधार है, लेकिन क्या आर्थिक आधार के अलावा सामाजिक आधार नहीं है? क्या हम सामाजिक आधार को बिल्कुल भूल जाएं? क्या हम ये भूल जाएं कि कुछ खास जातियों का विकास नहीं हुआ? अब क्यों? मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी नवल जी, क्योंकि आप बहुत वक्त से कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। सबसे पहले बात स्पष्ट है जातीय जनगणना में। पहली बात तो ये है कि केवल ओबीसी की गिनती नहीं करना ये अन्याय है, क्योंकि जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनकी गिनती हुई है और गिनती के आधार पे सरकार अपनी योजनाओं को और उसको संसाधन देने में उसको मदद मिल सकता है। पहली बात नहीं, अगर अनंत अमित जी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे कर लीजिए, तो फिर क्या इसमें दिक्कत है? आर्थिक आधार पे देखिए, आर्थिक आधार पे अमित जी कह रहे हैं, उनको संविधान विरोधी फौज के आदमी है। संविधान में 15(4), 16(4), 340, 338 आप पढ़िए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वंचना है उसके आधार है। आधार क्या है? जो आधार संवैधानिक है उसमें दिया गया है कि या तो सामाजिक होगा, नहीं तो शैक्षणिक होगा। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो समाज की पिछड़ी जातियां हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है। 3743 जातियों का रेखांकन किया मंडल आयोग ने, और उसने जब मंडल आयोग ने जातियों का रेखांकन किया तो केवल जाति और आधार नहीं थे, उसमें कई सारे इंडिकेटर्स थे, सोशल थे, इकोनॉमिक थे, कल्चरल थे, हर तरह के इंडिकेटर्स थे। उसके आधार पर वो लंबी सूची तैयार की गई। उन्होंने भी बोला कि अगर जातिगत आंकड़े होते तो हम और भी प्रमाणिक तथ्य के आधार पर सरकार को सुझाव दे पाते। ये यहाँ पे बात है। जहाँ पर बीजेपी की बात है, वो जात पात में कितना विश्वास करती है, आप इससे समझ सकते हैं कि भाजपा अपने कैबिनेट मंत्री का परिचय उनके ओबीसी, दलित, पिछड़े और महिला होने से कहते हैं। राष्ट्रपति का भी अगर इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति की भी जात बताते हैं। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी कहते हैं कि ओबीसी है। इस तरह का ढोंग करने वाले भाजपा। अनंत अमित जी जवाब दीजिए। हर वक्त जाति बताई जाती है और जब जातिगत आधार पर जनगणना की बात होती है तो पीछे क्यों हट जाती है बीजेपी? जो पिछले 100 साल से एक को छोड़ के एक ही जाति का हमारी पार्टी के नेता। ठीक है नवल जी, ठीक है, सुन लेते हैं। नवल जी, हमारी बात भी सुनिए। न हमारी पार्टी के नेता जातीय आधार पे न बात करते हैं न राजनीति करते हैं। आपको नवल जी, आपको भी मालूम होगा, जहाँ से आप आते हैं वहीं से मैं भी आता हूँ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस समुदाय से आते हैं ये पूरा देश जानता है। ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। आज उनकी संख्या नवल जी वेट करिए सर। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, पार्टी ने उनको मौका दिया। आज वो देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, अनंत अमित जी मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी को डर लगता है कि अगर जातिगत ठीक है सर नवल जी, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। एक एक करके अपनी बात सुन लीजिए। नेहा जी, कोई बीजेपी को डर नहीं। ठीक है नवल जी, वेट करिए, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, उसके बाद नहीं मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन जब जिसका टाइम है उसको बोलने दीजिए, ऐसे नहीं।
नेहा जी, हमारी पार्टी को कोई डर नहीं लगता है। नवल जी जिस तरीके से शोर मचा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी, आपके दल में इस तरह से जातीय आधार से राजनीति होती है, हमारे दल में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी आके बनारस से चुनाव नहीं लड़ते। जिनकी संख्या 0.1% है वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश को मैसेज देने के लिए हमारी पार्टी ने कहा है कि हम जात पात से ऊपर है। जहां तक जात पात की जनगणना की बात है, तो नवल जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जात पात के आधार पे जनगणना होता है तो देश को भारी नुकसान होगा। उसका मैं एक उदाहरण नेहा जी सर, देश को भारी नुकसान होगा या पार्टी को भारी नुकसान होगा, ये क्लियर कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, कौन से जाति के लोग जिस तरीके से देश अभी जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा कर रहा है। ठीक है नवल जी, ऐसे नहीं। नेहा जी, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाने पे चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, पूरे देश की जनता इस बात को जान रही है। तो अगर जातीय आधार पे अगर जनगणना होता है तो मान लीजिए कोई भी जात का एक व्यक्ति को, उस समुदाय को ये पता चलता है उस जात को जनगणना के बाद कि हमारे जात की जनगणना में संख्या इतनी कम है, तो वो क्या करेगा, वो जनसंख्या का विस्फोट हो सकता है, देश का खतरा बढ़ सकता है, देश में जनसंख्या ठीक है अर्जुन देशप्रेमी जी, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा अगर जनसंख्या जातिगत आधार पे अगर जनसंख्या की जाती है तो। अब आप इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, मेरे पास वक्त की कमी है। एक सेकंड नवल जी, अभी नहीं, एक सेकंड कह रहा हूँ कि इस देश में पार्टियों को पता है कि उनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन उनकी जनसंख्या और घटती जा रही है। कहाँ उनका विस्फोट हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि उनको पता चल जाएगा कि उनकी संख्या अभी कम है तो वो जनसंख्या विस्फोट कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। या मतभेद, यहाँ पर मतभेद ही है या फिर मनभेद भी है? नहीं, मनभेद नहीं है। हमें पता है प्रधानमंत्री जी बहुत सक्षम हैं, बहुत विचारवान व्यक्ति हैं। हमारी एक कोशिश है कि एक सही चीज, एक सही फिगर आए। हर कोई जानना चाहता किस गांव में कितनी संख्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किनकी आर्थिक स्थिति क्या है। एक चीज और बता दीजिए अर्जुन जी, अगर बीजेपी मना कर देती है, केंद्र नहीं करवाती है, तो क्या जेडीयू की सरकार या जेडीयू बीजेपी की सरकार बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना कराएगी या नहीं? स्पष्ट कर दीजिए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो नेतृत्व है वो इस पे निर्णय लेगा। उसके लिए नेतृत्व में हमारे बड़े नेता हैं, वो निर्णय लेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।